तो गाइस कैसे हो आप लोग। आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा, पढ़ाई बहुत ही मजे से चल रही होगी। क्लास 10 के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चल रहा है अभी, और एक्सरसाइज 3E का सॉल्यूशन जहां पे वर्ड प्रॉब्लम से ढेर सारे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3 में जो वर्ड प्रॉब्लम था ना 1 से लेके 18 तक के क्वेश्चन को मैंने एक वीडियो में क्लियर कर दिया है। टेंशन नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, मिल जाएगा। अभी 19 से लेके 30 तक के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस को देखना है, अच्छे से समझाना भी है। सिर्फ मैं ऐसे करके मतलब मैं लिख दूंगा और तुम छाप लोगे, वो काम नहीं करना है। हर एक कंसेप्ट को समझना है। इक्वेशन सॉल्व करने आता होगा, मैं सेंटेंस पढ़ के इक्वेशन बना दूंगा, इक्वेशन में कन्वर्ट कर दूंगा। सेंटेंस से इक्वेशन कन्वर्ट करने के बाद इक्वेशन को सॉल्व करना काफी आसान है, तुम कर सकते हो। अगर तुम इक्वेशन सॉल्व करना नहीं जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में चेक करो, एक्सरसाइज 3B का सॉल्यूशन दिया होगा, वहां पे मैंने इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया है। ठीक है, तो सब कुछ मैंने कर दिया है, बाकी काम तुमको करना है। तो 19 से लेके 30 तक मतलब लगभग ये 12 के आसपास क्वेश्चन बचता है। 12 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इससे पहले वाली वीडियो ही आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब कंसेप्ट पे ध्यान दो। ठीक है, सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है? कंसेप्ट पे। कंसेप्ट समझ लिए तो क्वेश्चन 50 हो चाहे 50,000 हो, सब लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, The sum of the numerator and denominator of a fraction is 8 if 3 is added to both numerator and denominator the fraction becomes 3/2. Find the fraction। देखो फ्रैक्शन की बात हो रही है, तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होता है और क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है। ये तो पता तो है नहीं कि फ्रैक्शन कैसा है, तो मेरे को यहाँ पे मानना पड़ेगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स वाई मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, सॉल्यूशन, लेट द न्यूमरेटर be x and denominator be y। तो न्यूमरेटर को x माना, डिनोमिनेटर को y मान लिया, तो फ्रैक्शन जो बनेगा, तो हमारा जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा? x by y। ये फ्रैक्शन बन गया। ठीक है, अब क्वेश्चन जो कहता है वहां से हम लोग इक्वेशन क्रिएट करेंगे। The sum of numerator and denominator of a fraction is 8। अच्छा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब x और y का सम, x प्लस वाई इक्वल टू 8, ये दिया हुआ है। पहला इक्वेशन बन गया। एंड सेकेंड इक्वेशन, इफ 3 इज एडेड टू बोथ ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर 3 ऐड कर दिया जाए तो जो फ्रैक्शन हमारा बनेगा कितना हो जाएगा? 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से एक इक्वेशन बन जाएगा। नहीं बात समझ में आ रही है? क्या बात करते हो यार, क्लास 8 के बच्चे समझ जाते हैं ये सब। तुमने मेरा 3B वाला सॉल्यूशन नहीं देखा है तो जाके देख ही लेना। ठीक है, अमेजिंग सॉल्यूशन है। वो सारे जो भ्रम होते हैं बच्चे के दिमाग में कि इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा, डिफिकल्ट वाला, वो सब मैंने दूर कर दिया है। और बच्चे की तरह इक्वेशन जो है बच्चे सॉल्व कर रहे हैं वहां पे, जैसे बच्चे सॉल्व कर लेते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन, वही लगेगा कि वही पढ़ रहे हैं हम लोग, वो जरूर देखना। तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 12, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y प्लस 9, और 4x 3y को उधर ले आओ तो -3y हो जाएगा, और 9 में से 12 घटेगा तो -3 होगा। इक्वेशन सेकंड होगा। अब फर्स्ट और सेकंड तुम जैसे सॉल्व करते हो, इक्वेशन सॉल्व करते आए हो, सॉल्व कर लेना। ये तो लास्ट टॉपिक है, यहाँ इक्वेशन सॉल्व करने की तो बात सब लोग सीख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व कर लेंगे। फ्रैक्शन पूछ रहा है तो x बाई वाई कर लेंगे, जो वैल्यू आएगा x वाई का पुट कर देंगे, फ्रैक्शन निकल जाएगा। यहां पे देखो, इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इट रिड्यूसेस टू 1/2, एंड इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर रिड्यूसेस। ठीक है, मतलब वही फ्रैक्शन की बात हो रही है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, तो सेम वही बातें करनी होंगी यार। लेट द न्यूमरेटर be x and denominator be y। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? इसीलिए जो फ्रैक्शन होगा ये क्या हो जाएगा? x बाय वाई हो जाएगा। बात क्लियर है? अच्छा, अब देखो, अब जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, सिर्फ न्यूमरेटर में मतलब x बाय वाई, x न्यूमरेटर है, इसमें 2 ऐड करना है, इट रिड्यूसेस टू 1/2, तो फ्रैक्शन घट के कितना हो जाता है? 1/2 हो जाता है। फ्रैक्शन x बाई वाई था, लेकिन अब घट के कितना हो गया? 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एक इक्वेशन यहां से बन जाएगा। ये तो सबको आता है, नहीं आता है तो बहुत शर्म की बात है मेरे भाई। आई एम सॉरी कि आप इतने कमजोर हो
बहुत गलती तुम्हारी है। तो ये तुमको आता ही होगा, मुझे पता है कि आता होगा, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको ये नहीं आता होगा, ठीक है। एंड इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ठीक है, ऑल्सो x बाई वाई फ्रैक्शन है, कह रहा है कि अगर 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर में से 1 को घटा लिया जाए तो इट रिड्यूसेस टू 1/3, तो ये 1/3 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एक इक्वेशन यहां बनेगा, दोनों को सॉल्व कर लोगे, एक्स वाई का वैल्यू आएगा, यहां पे पुट कर लेंगे हम लोग, तो फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे जो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन होगा उसमें यही बात मानने की होगी कि न्यूमरेटर को एक्स, इसको कॉपी कर लेता हूं, इसको कॉपी कर लेता हूं, जहां भी न्यूमरेटर और फ्रैक्शन की बात होगी हम लोग यही काम करेंगे, इतना ही चीज की जरूरत ही होगी। तो चलो आगे बढ़े, 21 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद 21 नंबर वाला क्वेश्चन देखो, यहां भी क्या है, फ्रैक्शन की बात हो रही है। तो मैंने क्या कहा, फ्रैक्शन जब भी होगा तो तुमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स वाई मानना पड़ेगा और फ्रैक्शन हो जाएगा एक्स बाई वाई। तो यहां पे सीधा मैं पेस्ट कर देता हूं वही चीज, तो यहां भी काम करना है। 21 नंबर मैंने न्यूमरेटर को x और डिनोमिनेटर को y मान लिया, तो फ्रैक्शन x बाई वाई, ये चीज चूंकि क्वेश्चन ही फ्रैक्शन वाला है तो ये काम पहले ही कर लेना है। चलो अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, बात समझ में आ रही ना। न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और फ्रैक्शन तो मैंने लिख दिया, यही चीज तो लिखना है, सब में यही चीज मानना है। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 11। अच्छा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 11 ज्यादा है, ठीक है। ज्यादा कौन है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 11 ज्यादा है। तो डिनोमिनेटर क्या है, y है, और न्यूमरेटर क्या है, x है। कौन किससे ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है, तो सब्ट्रैक्ट करने पे 11 तो आना चाहिए, कहे कि डिनोमिनेटर y है और न्यूमरेटर x है। अब चूंकि ये 11 ज्यादा है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 11 तो आना चाहिए, तो यहां से एक इक्वेशन बन जाएगा। ऐसे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम इसको चाहो कि x पहले कर ले तो कर लो, x प्लस वाई इक्वल टू 11, ये पहला इक्वेशन बन गया। Also, if 8 is added to both its numerator and denominator, मतलब जो फ्रैक्शन मेरे पास में है x बाई वाई, इस दोनों में अगर 8 जोड़ दिया जाए, ठीक है, इट बिकम्स 3/4, तो ये कितना हो जाता है, 3/4 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहां से एक इक्वेशन बनेगा, सॉल्व कर लोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, मतलब एक्स वाई आ जाएगा, यहां पे पुट करेंगे, फ्रैक्शन आ जाएगा। फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इज एक्स बाई वाई। बात क्लियर है। तो मेनली काम है क्या कि सेंटेंस को पढ़ के और इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है। बाकी तो इक्वेशन सिंपल है, कोई भी उसको, फिर फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला, तो उतना ही काम करना है, जो मैंने माना था वही चीज यहां पे लिखना है। तुम कह दोगे कि देखो भाई 22 नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन कि न्यूमरेटर को x माना, इसको y मान लिया, तो फ्रैक्शन x बाई वाई होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन बताओ which becomes 1/2, जो 1/2 हो जाता है when 1 is subtracted from the numerator and 2 is added to the denominator। बात समझना, ये पूरा एक सेंटेंस है और यहां से एक इक्वेशन बनेगा। पहले मैं अपना फ्रैक्शन लिखता हूं क्योंकि इसी का काम होने वाला है। कह रहा है कि when 1 is subtracted from numerator, इसमें से न्यूमरेटर में से 1 घटा लिया जाए, and 2 is added to denominator, ये y है, y में से 2 क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो क्या हो जाता है, which it becomes 1/2, फ्रैक्शन मेरा 1/2 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एक इक्वेशन यहां पे बन जाएगा, एंड द फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है कब, जब 7 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है न्यूमरेटर से। तो फिर से लिखो, ऑल्सो फ्रैक्शन मेरा x बाई वाई है, 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, इसमें से 7 घटाया जाए, एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, इसमें से 2 घटाया जाए, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड इक्वेशन आएगा, एंड एक्स वाई का वैल्यू निकाल के पुट कर दोगे, निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या, डाउट नहीं है कुछ भी। तो देखो भाई 9 मिनट में मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तुम्हारा, आसान है सब, इसी क्वेश्चन ही है। कुछ ज्यादा मैंने क्या बताया था कि ये डिफिकल्ट है ही नहीं, और क्लास 10 का हर एक चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन का
का सॉल्यूशन विद कंसेप्ट मैंने बताया हुआ है, चाहे एनसीईआरटी की बुक हो चाहे आर्ट्स का बुक हो, ठीक है। और ढूंढने की जरूरत नहीं है, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे तो उस चैप्टर से जुड़ा हुआ सारा का सारा कंसेप्ट का और सॉल्यूशन का लिंक आपको एक साथ मिल जाएगा, ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। इतना कुछ मैंने तुम्हारे लिए कर दिया है, जो पेड कोर्स वाले नहीं कर रहे वो मैंने कर दिया तुम्हारे लिए, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखना तुमको है, सीखना तुमको है, मैं तो अपने हिसाब से जो मुझे करना चाहिए था वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ईमानदारी से कर रहा हूँ। यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात आ रही है, मतलब मुझे पता है कि एक्स वाई मानना पड़ेगा, फ्रैक्शन मानना पड़ेगा, तो ये मुझे पता था, मैंने कॉपी करके रखा हुआ है, इसको पेस्ट कर देते हैं। तुम कॉपी पेस्ट, मेरे भाई प्लीज हाथ जोड़ता हूं, तुम कॉपी पेस्ट नहीं करना। तुमको पता है कि मैं आधा सॉल्यूशन क्यों दे रहा हूं? पूरा काम तो कर दिया, आप सॉल्यूशन तुमको आता ही है, लेकिन थोड़ा सा मैं उसको और करके आंसर मैच कर सकता था, तुमको पूरा आंसर दे सकता था, लेकिन मैं तुमको पूरा आंसर नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि तुम पूरा का पूरा मेरे पे डिपेंड हो जाओ, ठीक है। अगर हमेशा मैं तुम्हारे हाथ पकड़ के मैं तुमको चलाता रहूंगा, फिर तो तुम संभलना नहीं सीख पाओगे ना। मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ रास्ता बताऊं तुमको, तुम इतना समझदार बन जाओ कि मैं कहूँ कि भाई इस रास्ते से बस चलना है तुमको, चलना तुम्ही को है ना। मैं तुम्हारे साथ कब तक चलूंगा? 9, 10 चला, 7, 8 चला, 11, 12 में चलूंगा, लेकिन पूरी जिंदगी तो चलना तुम्ही को है ना, ठीक है। और अगर कोई तुमको कहता है कि हाथ पकड़ के मैं ले चल रहा हूं, तो वो तुमको अंधा बना रहा है, वो तुमको कमजोर बना रहा है, ठीक है। माँ बाप भी क्या करते हैं, जब तुम छोटे बच्चे होते हो ना, तो हाथ पकड़ के तुम्हारे मम्मी पापा चलाते हैं तुमको, और जब तुम थोड़ा सा चलने लगते हो तो दूर से कहते हैं कि बेटा आओ मेरे पास में, ताकि वो चाहते हैं कि तुम खुद से चल के उनके पास में आओ। अगर वो बचपन से तुम्हारा हाथ पकड़ के चलाना सिखाते रहेंगे, फिर तुम कभी संभलना नहीं सीख पाओगे। ये बच्चे और पेरेंट्स भी जानते हैं। तुम तो बड़े क्लास 10 में आ गए, तो कोई अगर पूरा का पूरा सॉल्यूशन दे रहा है, गलत कर रहा है, मत देखो वो सॉल्यूशन, ठीक है। चलो बातें बहुत हुई, अब बीच में बताना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे जो कमजोर हैं वो सोचते हैं कि सर आपने आधा देके छोड़ दिया। भैया मैं तुमको स्ट्रांग बनाना चाहता हूँ, मेरे पास तो समय काफी है, बैठ के पूरा चैप्टर ही सॉल्व कर दूंगा, पूरा बुक का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, एक एक बाय वर्ड सॉल्व कर दूंगा, लेकिन मैं तो सॉल्व कर दूंगा क्योंकि मुझे आता है। तुमने तो नहीं सीखा ना, तुमने तो छापना, सिर्फ कॉपी करना सीखा। कॉपी करने वाला इंसान कभी यूनिक नहीं हो सकता है। आई वॉन्ट यू टू बी यूनिक, ठीक है। चलो, the sum of numerator and denominator of a fraction is 4 more than twice the। बड़ा अजीब सा है भाई, देखो अब ये इक्वेशन कैसे बनेगा, बड़ा कंफ्यूजन है, कमाल है, क्या लिखा हुआ है पता ही चल रहा है। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम लोग चलते जाएंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये एक क्लॉज समझ लो या फ्रेज समझ लो, इसको एक साथ तुम करो। सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मतलब एक्स वाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है तो एक्स प्लस वाई कर लिया, ऑफ ए फ्रैक्शन, ठीक, इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर के 2 गुने से 4 ज्यादा है, तो न्यूमरेटर एक्स है, एक्स के 2 गुने से 4 ज्यादा है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम न्यूमरेटर के 2 गुने से 4 ज्यादा है। जिधर कह रहा है जिसके पास ज्यादा वाला है वही, इधर ऐड मत करना, क्या कर रहा है 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के 2 गुने से 4 ज्यादा। कुछ ज्यादा समझदार लोग क्या करते हैं कि 4 यहां पे जोड़ेंगे, कहीं से आंसर नहीं आ रहा है। सॉल्व करो इसको, एक इक्वेशन यहां पे बनेगा, ठीक। नेक्स्ट, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 3 द रेशियो बिकम्स 2/3। अब कह रहा है कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 बढ़ा दिया जाए, तो यहां भी +3 कर दिया और यहां भी +3 कर दिया, तो नया रेशियो कितना हो जाता है 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एक इक्वेशन यहां पे बनेगा और दोनों को सॉल्व कर लोगे, एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा, फ्रैक्शन एक्स वाई निकल जाएगा तुम्हारा। हाँ ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? नंबर, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 16। 2 नंबर है, उसका सम कितना है 16, ठीक है। तो लेट द 2 नंबर्स बी एक्स एंड वाई, लेट द 2 नंबर्स बी एक्स एंड वाई, ठीक है। तो क्वेश्चन अब क्या कहेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ 2 नंबर्स, दोनों नंबर का सम मतलब x और y का सम कितना है 16। एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल में क्या होता है, एंड
1/x, ये रेसिप्रोकल हुआ है, x का रेसिप्रोकल 1/x, y का रेसिप्रोकल 1/y, दोनों का जो सम है ये कितना है 1/3 है। तो क्या करोगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम एलसीएम ले लो इसका, एक्स वाई हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, एक्स 1/3, एक्स प्लस वाई या वाई प्लस एक्स तो बात एक ही है, तो वाई प्लस एक्स की जगह क्या लिखेंगे 16 लिखेंगे हम लोग, 16/xy, ये इक्वेशन 1 करना, ठीक है। और यहाँ पे जो y प्लस एक्स था ये यहाँ से मैंने वैल्यू डाला है 16 इक्वल टू 1/3। अब क्या करना, एक्स वाई 16 गुना 3 48 48। अब तुम क्या करो, यहाँ पे तुम्हारा इक्वेशन सेकंड हो गया। अब तुम्हारे पास में एक प्रॉब्लम है कि सर इससे तो सॉल्व कर नहीं पाएंगे हम लोग, ऐसा इक्वेशन तो सॉल्व करने को मिला नहीं था, क्या किया जाए। ऑप्शन है, ऑप्शन तो है कि इसको क्वाड्रेटिक बना दिया जाए। एक और ऑप्शन है, एक और ऑप्शन ये है कि अब देखो अगर तुम्हारे पास में x प्लस वाई है, काश तुम्हारे पास में x माइनस वाई भी होता, तो एक फॉर्मूला तुमको याद रखना पड़ेगा कि x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होता है ये होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ये फॉर्मूला है, क्लास 9 में भी था 8 में भी था, मैंने पढ़ाया है, मैंने पढ़ाया है। तो x प्लस वाई कितना है 16 है, 16 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई कितना है 48, 256 और 48 गुना 2 96 होता है, और 96 गुना 2 192, 4 8 32 3 16 3 19, ठीक है। अब घटा लो इसमें से भाई, 4 आ जाएगा 15 64, ये तो घट जाएगा। तो तुम्हारे पास में x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया 64 आ गया, ठीक। अब तुम क्या करना कि अगर हम यहां से स्क्वायर हटा दें, स्क्वायर क्या करें भाई, इसको हटा दें स्क्वायर को, तो स्क्वायर को हटा देने पे प्लस माइनस रूट लगता है, ध्यान देना। हमने पढ़ा था कि स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है, लेकिन अभी क्लास 10 में आ गए प्लस माइनस लगेगा। क्यों लगेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके बाद वाला एक्सरसाइज है, वहां जब मैं पढ़ाऊंगा कंसेप्ट आपको तो मैं बता दूंगा कि क्यों लगेगा, बात क्लियर है। लेकिन मेरे भाई x माइनस वाई में, अच्छा तुमको यहाँ पे एक चीज, जैसे यहाँ पे थोड़ा स्पेस रखना बचा के, x माइनस वाई निगेटिव वाला भी हो सकता है और पॉजिटिव वाला भी हो सकता है। मतलब क्या कि प्लस माइनस 8, तो x माइनस वाई का दो वैल्यू आ रहा है, प्लस 8 और माइनस 8। तुम चाहते हो कि मैं इन चीज से थोड़ा सा रिलैक्स रहूं, इस परेशानी से कि x प्लस भाई प्लस माइनस 8 आ गया, तो तुम यहाँ पे कह दो लेट द टू नंबर्स बी x एंड y सच दैट तुम अपना हाथ साफ कर लो, x ग्रेटर देन y। तुमने कहा कि x और y दो नंबर है जिसमें x y से बड़ा है, मतलब x बड़ा है y छोटा है, तो बड़े में से छोटा घटेगा तो कभी निगेटिव आएगा क्या, नहीं आएगा। सो तुम यहाँ पे अपना पल्ला झाड़ दो, कहो भाई हम प्लस 8 लेंगे। क्यों लेंगे प्लस 8, माइनस क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था कि x बड़ा है y छोटा है। थोड़ा स्पेस रखना कि बाद में जब परेशानी आई सामने, पीछे से हम लोग अपना एक सेंटेंस जोड़ दिए, भाई लो परेशानी आई थी मैंने क्लियर कर लिया उसको, बस समझ ना रही तो क्लियर ना। यहां पे x माइनस वाई का दो वैल्यू आ रहा है, प्लस माइनस 8, तुम क्या लोगे। एक ऑप्शन था कि अगर ये पता चल जाए कि x बड़ा है y छोटा है, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। मैंने कह दिया कि x बड़ा था y छोटा था, पहले ही कह दिया, तो ये ले लिया। अब तुम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन थर्ड, सॉरी ये थर्ड होगा। अब तुम क्या करना, फर्स्ट को और थर्ड को सॉल्व कर लो, आंसर आ गया तुम्हारा। बात क्लियर है, दिमाग लगा काम करोगे तो कभी हारोगे नहीं। सिर्फ ताकत से काम नहीं चलता है, कलम को चलाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, और कलम की ताकत के सामने कोई टिकता भी नहीं है, ये भी समझो यार। थोड़ा सा जो है ना प्रॉब्लम, तबीयत खराब है, सो मुंह हमेशा सूखता रहता है, लिप्स जो है ना वो सूखता रहता है, ड्राई मौसम भी है, और गांव का इलाका है भाई, मैं तो गांव में रहता हूँ, ठीक है। तो गांव का मौसम थोड़ा सा अजीब होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा घर नहीं होता है, आसपास में खेत खलियान है, गर्म हवाएं चलती हैं, ठंड के मौसम में काफ़ी ठंड भी होती है, तो गांव का मौसम अच्छा भी होता है और थोड़ा सा हार्श भी होता है, दोनों ही कंडीशंस में। देयर आर 2 क्लासरूम्स A एंड B, ठीक है। 10 स्टूडेंट फ्रॉम, 2 क्लासरूम है A और B। पहले एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर देखेंगे क्या काम करना है। 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम are sent from A to B, the number of students in each classroom become the same. 20 students are sent B to A, the number of students become double the number of, ठीक। यहाँ पे 2 क्लासरूम है A और B,
दोनों क्लासरूम में कुछ कुछ स्टूडेंट हैं। अब कितना कितना ये मुझे पता नहीं, मैं मान लेता हूं कि क्लासरूम ए में एक्स स्टूडेंट है, क्लासरूम वाई में बी में वाई स्टूडेंट है। ठीक है, ये मैंने मान लिया। और फिर जो क्वेश्चन कह रहा है उसे प्रोसीड करेंगे, सॉल्यूशन इक्वेशन बन जाएगा। let the number of student in A B X, A में कितना स्टूडेंट X है, एंड दैट ऑफ B Y, और B में Y स्टूडेंट। ये मैंने मान लिया। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम A टू B, ध्यान देना A और इधर है B, ध्यान देना, कुछ नहीं करना, अभी जाने कुछ नहीं करना, समझना है। A और B की बात हो रही है। इफ 10 स्टूडेंट आर सेंट फ्रॉम A टू B, A में से 10 स्टूडेंट निकाल के B में भेज दिया गया, तो A में से 10 स्टूडेंट निकालोगे तो यहां पे 10 स्टूडेंट कम हो जाएगा। A में कितने स्टूडेंट है भाई, X स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट निकालोगे तो अब कितना बचेगा, X माइनस 10। और ये 10 स्टूडेंट कहां पे भेज दिया तुमने, Y में भेज दिया। Y में तो पहले से Y स्टूडेंट था, 10 एक्स्ट्रा आ गया तो यहाँ पे 10 प्लस हो जाएगा। जैसे मान लो किसी क्लास में 30 स्टूडेंट है और इसमें 40 है, तो इसमें से 10 निकाल के भेजोगे, यहाँ कितना बचेगा, 20 बचेगा, और यहाँ पे 10 आएगा कितना, 50 बचेगा। बात समझ में आ रही है, यही बात है। यहाँ 10 घटेगा, यहाँ 10 बढ़ेगा, मैंने कर दिया। तो क्या होता है, A टू B द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रूम बिकम्स द सेम, तो दोनों ही क्लास में स्टूडेंट सेम हो गया। ओह, ये बात है, पहला इक्वेशन बन गया। एक्स वाई को इधर ले आओ, माइनस वाई, 10 प्लस 10 20, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, ऑल्सो इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, चलो ठीक है, फिर से लिखो एक्स वाई, ये बी है और ये ए है। क्या कर रहा है, 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, बी में से 20 स्टूडेंट को निकाला गया, तो 20 घटेगा और इसको भेजा गया ए के पास में, तो ये यहां बढ़ेगा। तो क्या होता है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए बिकम्स डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी, तो ए के पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये बी के पास जो स्टूडेंट है उसका 2 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, 2 गुना। ए 2 गुना हो जाता है बी का, ए हो गया 2 गुना बी का। 2 से गुना इसको करेंगे, इसको नहीं करेंगे, बात समझ रहे हो। A becomes double the number of student of B, double of number of student in B, B में जो है उसका डबल, यहां डबल मत करना, इसको तो मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, x, ये 2y इधर आएगा, 2y और माइनस 40 हो जाएगा, यहां कितना हो जाएगा, माइनस 40, और ये 20 इधर आएगा तो माइनस 20, मतलब x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 60। इक्वेशन सेकेंड 60 है भाई, देख ला कहीं मिस्टेक ना हो, इक्वेशन तो मेरा सही है, मतलब कहीं जोड़ने घटाने में 20 आएगा था माइनस में। ठीक है, दोनों को सॉल्व कर लोगे, एक्स वाई निकल जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल राइट, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 25 के बाद 26, 2-4 क्वेश्चन बचा हुआ है, अब आराम से क्लियर कर लेते हैं उसको। Taxi charges in a city consist of fixed charge and remaining depending upon the distance traveled in kilometers. If a man travels 80 kilometers, he pays this, traveling 90 kilometers, pays this. ठीक है, देखो क्वेश्चन ये जो है थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे मान लो कि जो लोग नहीं पढ़ेंगे फाइनली क्या करेंगे, टैक्सी चलाएंगे, जो लोग पढ़ेंगे टैक्सी में बैठेंगे। तो एक टैक्सी वाला जो है पढ़ा लिखा आदमी है, वो एक अलग तरह से टैक्सी चलाता है। उसने कहा कि टैक्सी का एक फिक्स चार्ज है कि अगर टैक्सी आप हायर करते हो, टैक्सी अगर आप हायर करते हो कि भाई मेरे को यहाँ से वहाँ तक जाना है, तो टैक्सी हायर करने का, टैक्सी भाड़ा पे करने का एक अलग किराया है, और जितना किलोमीटर जाना है उसका पर किलोमीटर किराया तुमको अलग से लगेगा। बात समझ में आ रही है। तो फिक्स चार्ज, जैसे कि आप हॉस्टल में रहते हो, हॉस्टल में अब हॉस्टल का किराया अलग होता है और खाना खाते हो तो किराया अलग होता है। तो हॉस्टल का महीना का चार्ज फिक्स है, और तुम खाना कितना देर खाए हो वो तुम काउंट करके दे दो, वही वाली बात यहां भी है। तो लेट द फिक्स्ड चार्ज
बी एक्स। मान लिया कि फिक्स चार्ज कितना है, एक्स है, एंड और जो रिमेनिंग डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, एंड चार्ज पर किलोमीटर dy। देखो क्या लिखा हुआ है मैंने कहा कि भाई फिक्स चार्ज आपका x है, कि टैक्सी हायर किया तो x रुपया तो आपको देना ही पड़ेगा। अब कितना किलोमीटर जाना है उसके हिसाब से आपको y रुपया लगेगा। कि अगर मान लो कि टैक्सी भाड़ा किया 250 में, टैक्सी भाड़ा किया और जाना है 5 किलोमीटर और लगता है 1 किलोमीटर का 50 रुपया, तो 50 गुना 5 250, ये डिस्टेंस का लगा और ये हायर करने का लगा। ऐसा वाला सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है। नाउ अब देखो, अब क्या बात है, इफ ए मैन ट्रेवल्स 80 किलोमीटर, ठीक है, तो 80 किलोमीटर जाना है तो भाई आपको फिक्स चार्ज तो लगेगा ही। फिक्स चार्ज जो है टैक्सी का किराया, टैक्सी जो हायर करने का किराया वो तो लगेगा। और आपको 80 किलोमीटर जाना है, कितना जाना है, 80 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का लगता है y रुपया, और जाना कितना है, 80 किलोमीटर जाना है तो 80y, और टोटल आपको देना पड़ेगा 1330 रुपया। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, एंड फिर 90 किलोमीटर जाना है आपको, 90 किलोमीटर फिर जाना है और देना पड़ेगा 1490 रुपया। ये कैसे होगा, तो टैक्सी का जो फिक्स चार्ज है वो तो आपको लगेगा ही, वो तुम टैक्सी में ट्रैवल करो चाहे नहीं करो, फिक्स चार्ज तुमको देना ही पड़ेगा, फिक्स चार्ज। अब तुम गया कितना, 90 किलोमीटर जाते हो, तो 1 किलोमीटर का y, तो 90 का 90y, और देना पड़ेगा 1490। दोनों को सॉल्व कर लो तो फिक्स चार्ज निकल जाएगा और रेट पर किलोमीटर निकल जाएगा। बात क्लियर है। ट्वेंटी 27 वाला ऐसा ही कुछ क्वेश्चन होगा। देखो ये हॉस्टल चार्ज वाला क्वेश्चन है। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इन ए कॉलेज हॉस्टल आर फिक्स्ड, ठीक है, कॉलेज हॉस्टल का चार्ज फिक्स है, एंड रिमेनिंग डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। अब देखो हॉस्टल में सिर्फ रहने का चार्ज है 100 रुपया मान लेते हैं, और अगर तुम फूड लेते हो हॉस्टल का तो पर डे फूड का y लगता है। ऐसा कुछ सिस्टम है, ठीक है। तो इसको पहले लिख लें हम लोग, लेट द फिक्स्ड हॉस्टल चार्ज बी एक्स। मान लिया भाई, ये थोड़ा ठीक से लिख लेना, मैंने कैसे लिख दिया पता नहीं, ये पेन को पता नहीं क्या हो गया यार, रुक जा फिर से लिखता हूं। लेट द फिक्स्ड हॉस्टल, एक ही एल होगा, हॉस्टल चार्ज बी एक्स। भाई फिक्स हॉस्टल चार्ज आपका 100 रुपया, ठीक है, एंड चार्ज ऑफ मेस y पर डे। क्या मान लिया कि आपके हॉस्टल का चार्ज 100 रुपया है, भाई हॉस्टल में रहने का किराया, और अगर खाना खाते हो, मेस में खाना खाते हो, तो y पर डे आपको y रुपये देना पड़ेगा। अब देखो बात को, when a student A takes food for 25 days, he has to pay 4500। अगर तुम 25 दिन रहते हो तो तुमको 45 देना पड़ता है। अब तुम कहोगे कि क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, हॉस्टल का किराया तो 100 रुपया है, ये तो मेरे को देना ही पड़ेगा, हॉस्टल का किराया तो x है, ये देना ही पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद खाना खाने का एक दिन का y रुपया, और कितना दिन खाना खाया भाई, 25 दिन फूड लिया है तो 25y, 25 दिन का 25y, कुल मिला के 4500 रुपया आपको देना पड़ेगा। एंड whereas a student B who takes food for 30 days, कोई आदमी B 30 दिन तक खाना खाता है, मतलब क्या, वो भी 100 रुपया चार्ज देगा हॉस्टल का, रहने का चार्ज देगा 100 रुपया, और खाना खाया 30 दिन तो 30y, इसको देना पड़ेगा 5200। इसको तुम सॉल्व कर लोगे, XY निकल जाएगा, वही 100 रुपया मंथली चार्ज हो गया और खाने का पर डे ये हो गया। अब देखो
ए मैन इन्वेस्टेड एन अमाउंट 10% पर एनम एंड अनदर अमाउंट 8% पर एनम। तुम्हारे पास में पैसा है, तुम पैसे वाले आदमी हो, पढ़ लिख के एकदम नौकरी चाकरी कर रहे हो, तो तुमने कहा कि यार कुछ पैसा इन्वेस्ट किया जाए कुछ बिजनेस में। तो तुमने दो तरह का अमाउंट इन्वेस्ट किया, एक अमाउंट x रुपए का था और एक अमाउंट y रुपए का था, इसको तुमने इन्वेस्ट कर दिया। तुमसे किसी ने कहा कि भाई आप जो दिए हो x रुपए आपको 10% पर एनम आपको प्रॉफिट में दूंगा और दूसरे अमाउंट पे 8% पर एनम प्रॉफिट दूंगा। तो तुमको इतना इंटरेस्ट मिला, मान लो कि तुमने किसी को पैसा लगाया इंटरेस्ट पे ही लगाया, तो 1350 का इंटरेस्ट मिला 1 साल के बाद। अब बात समझो, let the two amounts be x एंड y। मैंने क्या माना कि भाई x रुपया इन्वेस्ट किया एक बार और एक बार इन्वेस्ट किया y रुपया, दो अमाउंट है x रुपया और y रुपये का, ठीक है। अगर 10% पर एनम पे इन्वेस्ट किया एक अमाउंट को और दूसरे को 8% पर एनम पे, तो तुमको इतना क्या मिलेगा, ये तुम्हारा इंटरेस्ट मिलेगा। पैसा नहीं दे रहा है, सिर्फ इंटरेस्ट ही दे रहा है तुमसे, पैसा नहीं दे रहा है, सिर्फ क्या दे रहा है, इंटरेस्ट। मतलब क्या कि x रुपया तुम इन्वेस्ट किया था तो x का 10% तुमको इंटरेस्ट देगा, पैसा नहीं दे रहा है, सिर्फ क्या x का 10% तुमको दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। और y रुपया इन्वेस्ट किया था तो y का 8% इंटरेस्ट दे रहा है, और टोटल इंटरेस्ट कितना दिया, 1350। बात समझ में आ रही है? यस। तो आपने ध्यान देना है कि x का 10% ही निकालना है, क्योंकि तुम सिर्फ इंटरेस्ट ले रहे हो, पैसा कहो भाई पैसा रहने दो, तो इंटरेस्ट x का 10% देगा, जितना अमाउंट होगा 10%, यहाँ पे 8% देगा। यहाँ पे सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 10x/100 और ये हो जाएगा 8y/100 इक्वल टू 1350। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम लेके, इस दोनों का एलसीएम तो सेम ही होगा, 100 का एलसीएम सेम होगा, तो एलसीएम से कोई फर्क पड़ेगा नहीं इधर लेने पे, तो सीधा बचेगा 10x प्लस 8y 1350 और 2 जीरो ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। तुम इसको सॉल्व कर लेना, तुमको यही आएगा, ठीक है। मतलब ओके, ऑल्सो हैड ही इंटरचेंज द अमाउंट्स, अगर वो अमाउंट को इंटरचेंज कर देता, मतलब क्या कि 10% पे x को लगाया था, अभी वो 10% पे y को लगाएगा, ठीक है, और x को लगाएगा 8% पे। अमाउंट को इंटरचेंज कर देना है, आपने 8% पे लगाया था y को, अब 8% पे x को लगाओ, और x को लगाया था 10% पे, अब y को लगाओ 10% पे। तो अब जो आपको इंटरेस्ट कुल मिला के मिलता है, मतलब दोनों ऐड करके जो मिलता है, ये 45 लेस 45 रुपया कम मिलता है आपको इंटरेस्ट। 1350 मिलता था, अब 45 कम करो तो 1305 रुपया मिलेगा। क्वेश्चन तो बुक में यही है ना। देखो कोई क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जो हो सकता है ना, वो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, किसी का डाटा जो है ना, एक मिनट में देख लेता हूं, रुक जाओ। 28, हाँ ठीक है, क्वेश्चन सही है। किसी बुक में, किसी के पास अगर पुराना वाला बुक होगा या फिर पुराना वाला ही होगा थोड़ा सा, तो उसमें ना डाटा का थोड़ा सा फर्क मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, सब क्वेश्चन वही है, सिर्फ डाटा का फर्क है। जैसे यहाँ 1350 है, कहीं पे 1450 मिल जाएगा, और कुछ नहीं है, मैटर पूरा का पूरा ही है, तो कंफ्यूज मत होना। और जिनके पास में बुक नहीं है, तो मेरा वाला जो बुक है जिसमें मैं यूज कर रहा हूँ अभी, पीडीएफ वाला बुक, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। तो मेरे से बुक आप ले सकते हो, 29 रुपीज में आपको बुक मिल जाता है, तो ले सकते हो। तो पीडीएफ मिलेगा, एग्जैक्टली जो सा बुक है ना वही बुक होगा, बस वो पीडीएफ फॉर्म में होगा। तो मैं तो उसी बुक का यूज करता हूँ, ये सब जो है उसी बुक का यूज किया हुआ। तो देखो यहाँ पे आप, ये मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 8x/100। भैया परसेंट हटता है तो नीचे में 100 लगता है, पता है ना। यस, ये 100 आसमान से नहीं आया है, और 10y यहाँ पे परसेंट लगेगा तो 100 लगेगा, 1305। 8x 10y इक्वल टू 1305, 2 जीरो और भी आएगा। इसको तुम पता है कैसे सॉल्व करोगे, मैंने तुमको बताया था कि एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, ठीक है। मैं तुमको समझा दे रहा हूं, अगर तुमने देखा नहीं ये वाला, अगर तुम नहीं जानते सॉल्व करना, तो एग्जाम ऐसा क्वेश्चन आता है, तुम देख लेना एक्सरसाइज 3B में ये वाला क्वेश्चन 32, 33, 34,
3b में 32, 33, 34 तुम देख लेना। सेम ये प्रोसेस मैंने सेल्फ सॉल्व करना सिखाया हुआ है, मैंने सब कुछ बताया हुआ है, तुमने देखा नहीं, ये कमी तुम्हारी है। तो तुम इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं करना, एक बार जोड़ना एक बार घटाना, सॉल्व हो जाएगा। अब देखो 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन। क्लास 10 के लिए इतना कंटेंट मैंने दे दिया है ना, ठीक है, कि मोर देन इनफ है। अब बच्चे देखे ना देखे ये तो फर्क पड़ता है उन पे। देखो द मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:5। ए और बी का जो मंथली इनकम है वो 5 और 4 के रेशियो में। तो मंथली इनकम का रेशियो दिया हुआ है, मैं चाहता हूं कि भाई रेशियो से हटा दिया जाए, उसको अलग कर दिया जाए। तो रेशियो से अलग करके कुछ लगाना, एक्स नहीं तो वाई लगाना पड़ेगा, हम लोग एक्स लगा देते हैं। 29 नंबर। लेट द मंथली इनकम ऑफ ए बी, एक्स लगा दिया जाए, 5x एंड बी 4x। मान लिया कि ए का मंथली इनकम 5x है और बी का 4x है। एक ही रेशियो में अलग अलग वेरिएबल नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ x लगेगा। अब देखो एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर इज 7:5। अब जो खर्च करता है उसका रेशियो है 7:5, तो यहां पे y लगा के मानना पड़ेगा। लेट द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी 7y एंड 5y। बात नहीं समझ में आई क्या? इनकम में एक वेरिएबल लगेगा x और एक्सपेंडिचर में y लगेगा। तो भैया तुम 5x रुपया कमाते हो और b कमाता है 4x। ध्यान देना, ये a और b ये इनकम है। एक्सपेंडिचर में आपने 7x खर्चा कर लिया और आपने 5x खर्चा कर लिया, तो इतना रुपया कमाया, इतना खर्चा किया, तो बचा कितना? सब सॉरी यहां पे y लगेगा, सब्ट्रैक्ट कर लो। और आपका 9,000 तुम भी बचाते हो और 9,000 तुम भी बचाते हो, दोनों सेम बचाते हो पैसा। समझ में आ रही बात? दिखाई पड़ा ना? यही काम करना है। नाउ अब जो पहला क्वेश्चन बनेगा फॉर ए के लिए, नाउ फॉर ए के लिए जो इनकम है 5,000 है और खर्चा कितना किया? 7y, सॉरी इनकम 5x है और खर्चा कितना किया? 7y खर्चा किया। तो आपका इनकम इतना था, खर्चा कर लिया, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटेगा, तो जो रिमेनिंग पैसा बचा हुआ है, ठीक है, सेविंग निकल जाएगा। सेविंग कितना है? 9,000। बात समझ में आई ना? तुम 10,000 रुपया कमाते हो, 1,000 कमाते हो, ठीक है, और 700 खर्चा करते हो, तो बचेगा 300 रुपया, घटा के निकालना है। वही बात यहां पे किया गया। एंड फॉर बी, सॉरी बी के लिए, बी कितना कमाता है भाई? कमाता है 4x कमाता है और भर महीना बैठ के पीता है शराब। 5y खर्चा कर लिया, पत्नी से झगड़ा हो रहा है उसका, लेकिन शराब पे शराब पिए जा रहा है। बचा कितना? 9,000। अब पत्नी को 9,000 में घर चलाना है, झगड़ा तो होगा ही। तुम इसको सॉल्व कर लोगे इसको, एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगा, वही तुमको चाहिए भी। वो नहीं चाहिए, एक्स का वैल्यू निकलेगा। तुमसे क्या कर रहा है? फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच। मंथली इनकम कितना है? 5x और 4x। तो x जो निकलेगा ना, जो तुम्हारा x निकलेगा वो x यहां पे पुट करोगे तो इतना a का हो जाएगा। मान लो कि अगर x आ जाता है, कितना आएगा मैं बता देता हूं, देख लो। 5 और 4 है ना, 10 और 8, 10 और 8, 3, तो 3, 9, 3, 30, 24, 30,000 और 24,000 आएगा आंसर। ठीक है, मैंने कैलकुलेट कर दिया, 30,000 और 24,000। ठीक, पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा, तुम देख लेना, लेकिन मेरा मन कहता है कि यही होगा। तो तुम x का वैल्यू निकालना और x का वैल्यू यहां पे डालना, तो a का निकलेगा, यहां पे डालना तो b का निकलेगा। यही पूछ रहा है तुमसे। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, 30 तक क्लियर कर लिया है। 30 के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर 15 क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे वाले जो भी क्वेश्चन है ना, वो सारे क्वेश्चन भी पूछे हुए क्वेश्चन है, मिस नहीं करना। सारा का सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ए मैन सोल्ड चेयर एंड टेबल टुगेदर फॉर 1520। दे वर मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन चेयर एंड 10% ऑन टेबल।
बाय सेलिंग देम टुगेदर इतना ही वुड हैव मेड ए प्रॉफिट 10% ऑन शेयर। देखो अब प्रॉफिट लॉस क्लास 8 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं क्या करूं भाई, क्यों नहीं पढ़ते हो। ए मैन सोल्ड ए चेयर एंड ए टेबल, तो तुम चेयर और टेबल का प्राइस पहले मान लो। लेट द प्राइस ऑफ टेबल, लेट द प्राइस ऑफ ए टेबल, ए चेयर बी एक्स एंड ए टेबल बी वाई। तो एक चेयर का प्राइस एक्स है और टेबल का प्राइस वाई है, ठीक है। 1520 रुपए में तुम क्या करते हो, टेबल और चेयर दोनों बेचते हो। कंडीशन क्या है, देयर बाय मेकिंग ए प्रॉफिट 25% ऑन चेयर एंड 10% ऑन टेबल। अब चेयर तुम्हारा कितना का भाई, चेयर x रुपए का। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेयर x रुपए का है और 25% प्रॉफिट तुमको मिल रहा है, तो कितना में बेचोगे, 125% में बेचोगे। जैसे तुम्हारा कोई सामान 100 रुपए का है और तुमको 25% प्रॉफिट हुआ तो कितना में बेचोगे, 25% पे नहीं, 125% पे। कैसे, देखो 125 बाई परसेंट का 100 कटा तो कितना बचा, 125 बचा ना। तो 100 प्लस करके निकालते हैं, जो निकालना, जब सेलिंग प्राइस निकालना होता है तो 100 प्लस करके निकालते हैं। 25% प्रॉफिट हुआ और 100% ऑलरेडी होता है, कोई चीज 100% पहले से होता है, और 25% प्रॉफिट तो 125%, ठीक है। और 10% यहां भी क्या प्रॉफिट हो रहा है, टेबल पे। टेबल y रुपए का है और 10% प्रॉफिट, तो 100% पहले से था, 110%। कुल मिला के कितना बेच रहा है, 1520 में। ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। अगर सिर्फ प्रॉफिट लिखा हुआ होता तो हम 25% निकालते और 10% निकालते, सिर्फ प्रॉफिट होता तो। जैसे एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, मैं तुमको दिखा रेफरेंस दे देता हूँ। मैंने कल ही ऑफलाइन वाले में ये चैप्टर पढ़ाया है, मैं तुमको रेफरेंस दे रहा हूँ, तुम देखो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सीखो, कुछ भी ऐसा ना रहे छुपा हुआ। कहाँ चला गया भाई, एक मिनट भाई, जस्ट अ मिनट, आई एम सॉरी फॉर द डिले। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 7 तुम देखना, ठीक है। तो इसमें सिर्फ गेन दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। तो वो तुम मेरे हिसाब से निकालना, 100 नहीं करना। जितना, जैसे सपोज करो कि 25% है तो 25% ही करना है। यहां पे गेन नहीं, यहां पे क्या, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। देखते हैं, मैन सोल्ड ए चेयर एंड टेबल टुगेदर फॉर द सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस में 100 करके निकालते हैं। और सिर्फ पूछता है कि प्रॉफिट चाहिए सिर्फ, तो एक्स का 25% प्रॉफिट होता है। सॉल्व करने आता है, कर लेना। एक्स 125x बाय 100 प्लस 110y बाय 100, 1520। 100 का एलसीएम लोगे तो सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी है। 100 जाएगा इधर तो 1520 00। क्लियर, यहां एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। बाय सेलिंग देम टुगेदर फॉर 1535 he would have made a profit of 10% on chair, 25% on table, ठीक है। तो अगर वो 1535 में बेचे, उस कंडीशन में 10% ऑन चेयर पे 10% का प्रॉफिट होता है। तो चेयर तो भाई आपका x रुपए का है और 10% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 110%। टेबल पे 25% का, 25% ऑन टेबल, तो 125% इक्वल टू कितना भाई, 1535। इसको फ्रैक्शन में 100 करोगे, कैलकुलेट करोगे तो 110x आ जाएगा, 125y आ जाएगा और 153500। हो गई बात, क्लियर है, समझ पा रहे हो। अब कैसे सॉल्व करना है इसको, वही वाला बताया था मैंने कि भाई जो मैंने रेफरेंस दिया था ना अभी 3B में जो क्वेश्चन है, आई थिंक 30 ऐसा कुछ क्वेश्चन था जो मैंने जस्ट बताया था, अभी वैसे ही सॉल्व करेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे 125, यहाँ भी 125, यहाँ पे 110, यहाँ भी 110, तो एक बार जोड़ना होता है, वो घटाना होता है। जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा उनको पता होगा सॉल्व करना है। तुम सॉल्व कर लेना, जैसे भी सॉल्व करो। तो यहाँ 30 तक के क्वेश्चन को हमने क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर ये ढेर सारे क्वेश्चन है, 31 से लेकर 40 तक 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बड़े बड़े क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देख रहे हो सारा क्वेश्चन पूछा हुआ, देखो पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है।
इधर भी कटा हुआ है। तो इन सारे क्वेश्चन को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। भैया यहाँ तक मेरा मेहनत आपको कितना पसंद आया और मेरा मेहनत कितना आपके लिए कारगर रहा, बताना कमेंट करके, ठीक है। तुम्हारे कमेंट का वेट करूंगा। कितना मेहनत करने के बाद भी अगर कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिले तो लगता है कि भाई इतना 1 घंटा तक मैंने बकबक किया, बोला लगातार, पानी पी पी के, और बच्चों को समझ नहीं आया तो मेरा मेहनत करना बेकार चला जाएगा। खैर अच्छा ही लगा होगा, मुझे उम्मीद है कि आपका सपोर्ट भी ऐसे ही बना रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लोगों तक, जितने स्टूडेंट हैं आपके पास में जो लोग आर्ट्स का बुक पढ़ते हैं उन तक फॉरवर्ड करो। पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही दिया हुआ है, और क्या चाहिए आपको, ठीक है, वो भी इतना समझा के। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी उम्मीद के साथ कि हमारा आपका साथ बना रहे। मैं अच्छे से आपको पढ़ाता रहूँ, आप भी अच्छे समझते रहो। तब तक बाय एंड टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए एंड हमेशा स्वस्थ रहिए।